नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। दोस्तों, आप JSSC का कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं झारखंड सचिवालय, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा या अन्य कोई भी एग्जाम जिसमें जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो इस वीडियो का सारा क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से आप इसको देखिए और इसका आंसर आप जानिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग जनरल साइंस का जो क्वेश्चन अभी हम लोग देख रहे हैं, ये इस सीरीज का जनरल साइंस का जो मैं अभी प्रैक्टिस सेट का सीरीज करा रहा हूँ, इसका ये सेट नंबर 5 है। इसका 4 सेट मैं ऑलरेडी जो है वो कंप्लीट करके और अपने चैनल पर जो है अपलोड कर दिया हूँ। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिल जाएगा सारा, और आप सारे वीडियोस को अच्छे ढंग से देखिए। वहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आपका स्कोर को बेहतर करने के लिए काफ़ी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या रहने वाला है। हमारा क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। पृथ्वी पर कोई वस्तु जो है वो 10 किलोग्राम का है, तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। अगर कोई वस्तु का द्रव्यमान जो है वो 10 किलोग्राम है तो इसका भार कितना होगा। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि भार मतलब वेट होता है ना, वेट, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, W = mg। ठीक है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है, W = mg होता है। तो यहाँ m कितना दिया हुआ है, m दिया हुआ है 10। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग जानते हैं g का वैल्यू कितना जानते हैं, 9.8 जानते हैं। कितना, 9.8। अगर हम लोग दोनों को गुना करेंगे दोस्तों, तो हमारा कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 98। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन पर लिखने में प्रॉब्लम होता है दोस्तों, तो इसे आप जो है वो थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 98, और ये क्या लगेगा, न्यूटन लगेगा। ठीक है, यूनिट में क्या लगाएंगे, वेट में न्यूटन लगाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो आप इसको देख करके अच्छे ढंग से आप क्लियर कर लीजिए। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या होता है, सो आप देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिख रहा है। यहाँ पर क्या कहता है, सो देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा, ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से, खाली स्थान है यहाँ पर, बल के कारण रुक जाता है। ब्रेक लगाने पर एक कार जो है वो कौन से बल के कारण रुकता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं ब्रेक लगाने पर कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु जो है वो रुक जाती है। मतलब सीधा हम लोग बोल सकते हैं ना कि कार हो या गाड़ी हो, कोई भी चीज़ अगर ब्रेक लगाने पर अगर रुक जाती है, साइकिल आप क्यों ना चला रहे हो या तो फिर कार हो, बाइक हो, कोई भी चीज़ हो, तो ब्रेक लगाने पर अगर आप रुक जाते हैं तो वहाँ कौन से बल के कारण रुकते हैं, घर्षण बल के कारण रुकते हैं। घर्षण बल। ठीक है, तो आप याद रखेंगे घर्षण बल। घर्षण बल दोस्तों क्या होता है कि जब दो सतह एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो दोनों सतह एक दूसरे की गति का विरोध करते हैं। ठीक है, दोनों सतह एक दूसरे के गति का विरोध करते हैं और जिसके कारण जो है वो वस्तु जो है वो रुक जाती है। जैसे दोस्तों, जब भी कोई दो सतह आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो वहाँ पर घर्षण बल लगना ही लगना है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए, ये मान लीजिए रोड है और यहाँ पर जो है आप साइकिल चला रहे हैं, तो ये साइकिल का पहिया है और ये लुढ़कते लुढ़कते आप देखेंगे कि आप अगर पैडल मारना अगर छोड़ देंगे, अगर आप पैडल मारना छोड़ देंगे तो क्या होगा, साइकिल एक समय आएगा ऐसा कि वो साइकिल अपने आप रुक जाएगा। तो क्यों रुक गया, तो साइकिल का जो पहिया है वो जब चल रहा था तो ये सड़क से यानी ज़मीन के कांटेक्ट में है, तो ज़मीन के कांटेक्ट में है तो ये जो हमारा ज़मीन हो गया, ठीक है, और साइकिल का जो पहिया हो गया, दो अलग अलग सरफेस है और दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो जिसके कारण दोनों के बीच में घर्षण बल लगता है और इसी के कारण जो है वो साइकिल का पहिया धीरे धीरे रुक जाता है। दोस्तों, आपको एक चीज़ और याद रखना है, जैसे कहने का मतलब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मान लीजिए आप अगर कोई फोर्स इधर लगा रहे हैं, ठीक है, कोई वस्तु पर फोर्स आप इधर लगा रहे हैं और अगर वहाँ दो वस्तु एक दूसरे के कांटेक्ट में है तो दोनों के बीच में घर्षण बल तो लगेगा ही। तो अगर फोर्स यहाँ पर ये है, ठीक है, अगर आप बल इधर लगा रहे हैं, ठीक है, तो अब घर्षण बल जो होगा जस्ट उसके अपोजिट में लगेगा, यानी कि आपके द्वारा लगाया गया फोर्स और घर्षण बल दोनों का जो डायरेक्शन होता है, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, इतना बात जो है आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप ये देख लिए, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है।
दोस्तों लट्टू जो हम लोग घुमाते हैं वो कौन से बल का उदाहरण है? तो दोस्तों ये जो हमारा हो जाएगा वो केंद्राभिमुख बल, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट होगा। क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको केंद्राभिमुख बल। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, केंद्राभिमुख बल क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कोई भी वस्तु जो है, कोई भी वस्तु अगर वृत्ताकार पथ में चलती है, कोई भी वस्तु अगर वृत्ताकार पथ में चल रही है, तो उस वस्तु में मान लीजिए ये वस्तु जो है ये वृत्ताकार पथ में चल रही है। ठीक है, और ये वस्तु वृत्ताकार पथ में जब चलेगी तो इसमें अपने आप जो है एक फोर्स काम करना शुरू हो जाता है, और जिस फोर्स का डायरेक्शन जो होता है ये वृत्ताकार पथ के केंद्र की तरफ होता है। यानी केंद्राभिमुख बल, या तो जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, उसका अगर पूछेगा कि इसका डायरेक्शन किधर होता है तो आपको बताना है केंद्र की ओर होता है। किधर होता है? केंद्र की ओर होता है। तो ये बात आपको अच्छे ढंग से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे दोस्तों, हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या होगा ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई किसके बराबर होती है? एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई किसके बराबर होती है? तो दोस्तों एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई जो होती है वो किसके बराबर होती है? 1.6 × 10⁻⁻27 kg, इसके बराबर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आप याद रख लेंगे, और ये कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो आपको इसका जवाब देना है, इसलिए आप इसे अच्छे ढंग से याद कर लीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ, AMU। ठीक है, AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। AMU का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, एटॉमिक मास यूनिट। अगर आप भूल सकते हैं तो आप इसे नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सो देखिए, कहता है जब एक दबी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को बदलता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कोई भी स्प्रिंग है ना, उसको अगर चाहे हम लोग दबा करके रखें या उसको खींच करके रखें, ठीक है, तो आप देखेंगे कि उसमें एक ऊर्जा आ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। स्थितिज ऊर्जा ये ऊर्जा होता है कि ये कोई भी वस्तु में हो सकता है उसके स्थिति के कारण। ठीक है, यानी वस्तु के स्थिति के कारण या उसके मतलब कॉन्फ़िगरेशन के कारण। ठीक है, यानी उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स वगैरह जो लगा हुआ है उसके कारण भी हो सकता है, या तो फिर उसका जो स्थिति हो सकता है। जैसे मान लीजिए स्प्रिंग है, ठीक है, तो स्प्रिंग है, उसको हम लोग दबाएंगे तो उसमें एक तरह का एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, या उसको खींचेंगे तो उसमें भी एक तरह का एनर्जी आ जाएगा। आप तीर धनुष देखे हैं, तीर धनुष में जब चलाते हैं तो जब आप तीर लगा करके और उसको खींचे रहते हैं तो उसमें भी एक तरह का एनर्जी आ जाता है। तो कोई भी वस्तु को आप एक ऐसा स्थिति में ला देते हैं कि उसमें ऊर्जा आ जाए, तो उस स्थिति के कारण जो ऊर्जा आता है उसे हम लोग बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, और अब आप यहाँ थोड़ा सा समझेंगे। स्थितिज ऊर्जा तो आपको ये समझ में आ गया क्या होता है, ये स्थितिज ऊर्जा जो है आपको क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ दोस्तों? कि किसी भी वस्तु के स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा आता है उसे बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दबा हुआ स्प्रिंग जो है उसमें तो स्थितिज ऊर्जा है, और अगर उसको हम लोग छोड़ेंगे, ठीक है, तो वो ऊर्जा किस में बदल जाएगा? वो ऊर्जा बदल जाएगा गतिज ऊर्जा में। किस ऊर्जा में? गतिज ऊर्जा में। ठीक है, गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये गतिज ऊर्जा होता क्या है? तो किसी भी वस्तु में, ठीक है, किसी भी वस्तु में इसके गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम लोग बोलते हैं गतिज ऊर्जा। कहने का मतलब जैसे कि आप एक पत्थर ले लिए, ठीक है, एक पत्थर को आप फेंके, ठीक है, तो पत्थर को जब आप फेंकते हैं तो पत्थर गति में आ जाता है। पत्थर में क्या आ जाता है? गति आ जाता है। तो उस गति के कारण उस पत्थर में ऊर्जा आ जाता है। ठीक है, तो इस ऊर्जा को बोलते हैं हम लोग गतिज ऊर्जा। देखिए अगर आप एक पत्थर को अगर मान लीजिए एक कांच में सीधा ले जा करके उसको वैसे सटा दीजिए तो ये हम लोग देखेंगे कि कांच नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि उस पत्थर में अभी ऊर्जा नहीं था। ठीक है, लेकिन वही पत्थर है, सेम पत्थर है, उस पत्थर को अगर आप उस कांच पर अगर फेंक के मारेंगे तो देखेंगे कि कांच जो है वो टूट जाएगा। तो क्यों टूट जाएगा? क्योंकि जब पत्थर को फेंका गया तो उसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हुआ, और ये गतिज ऊर्जा जो है इसी ऊर्जा के कारण कांच जो है वो टूट गया। तो आपको समझ में आया गतिज ऊर्जा क्या होता है दोस्तों? ठीक है, तो देखिए
ये क्वेश्चन का आंसर तो आपको बहुत अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा कि स्थितिज ऊर्जा जो है स्प्रिंग का, जब उसका स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है डीपीटी के उपयोग से रोकथाम होती है। दोस्तों डीपीटी, ये जो डीपीटी है ना, ठीक है, डीपीटी, इसका उपयोग जो है वो किसकी रोकथाम के लिए की जाती है? तो दोस्तों डीपीटी का जो टीका है ये बच्चों में लगाया जाता है और ये जो है वो 3 खतरनाक बीमारियों से बच्चों को बचाने के लिए ये टीका लगाया जाता है। बहुत खतरनाक बीमारी है, ठीक है, यही डीपीटी टीका है, ठीक है। ये जो डीपीटी लिखा हुआ है ये 3 बीमारी का ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर एक हम लोग अगर देखें, ठीक है, डीपीटी, ठीक है, डीपीटी यही है। तो डी मतलब होता है डिप्थेरिया। डी मतलब क्या होता है दोस्तों? डिप्थेरिया। आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं। थोड़ा स्क्रीन पर हमको यहाँ पर लिखने में प्रॉब्लम होता है दोस्तों, क्योंकि लिखने के लिए कोई अच्छा व्यवस्था नहीं है अभी, ठीक है। तो स्क्रीन पर लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसीलिए आप जो है वो मैं बोलता हूँ तो आप इसे लिख लीजिए। अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो आप उसे जरूर लिखिए, ठीक है। डी मतलब क्या होता है दोस्तों? डिप्थेरिया, ठीक है, आप ये याद रखेंगे। पी मतलब होता है पर्टूसिस, ठीक है, पी मतलब पर्टूसिस, ठीक है। और टी मतलब होता है टेटनस, ठीक है, क्या होता है? टेटनस। यहाँ मैं लिख देता हूँ डिप्थेरिया, डिप्थेरिया, ठीक है। देखिए थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो जाता है स्क्रीन पर, है ना। तो डिप्थेरिया हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और एक होता है पर्टूसिस। क्या होता है? पर्टूसिस। पर्टूसिस में देखिए यहाँ पर डीपीटी है ना, डीपीटी, तो ये हो जाएगा पर्टूसिस, पर्टूसिस। देखिए पर्टूसिस आप लिखेंगे, ठीक है, पर्टूसिस, पर्टूसिस हो गया, ये लिखें। तो डिप्थेरिया, पर्टूसिस और एक होता है टेटनस, ठीक है। तो टेटनस आप लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर टेटनस, टेटनस, ठीक है, आप ये याद रखेंगे। और एक था क्या? डिप्थेरिया, यहाँ डिप्थेरिया भी लिख देते हैं, ठीक है, डिप्थेरिया। तो देखिए डिप्थेरिया, पर्टूसिस और टेटनस, ठीक है, ये 3 बीमारी जो है ये बहुत घातक बीमारी है जो बच्चों में मतलब होने की संभावना होती है। तो अगर ये आप डीपीटी का टीका लगवा देते हैं बच्चों को तो ये 3 भयानक बीमारियों से बच्चे जो है वो बच जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डीपीटी में आप देखें डिप्थेरिया, पर्टूसिस। पर्टूसिस को दोस्तों हम लोग काली खांसी के नाम से या कुकर खांसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। पर्टूसिस को जो है वो काली खांसी या कुकर खांसी के नाम से जानते हैं, आप ये देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहता है कि किसकी रोकथाम होती है। तो हम लोग देखें ये क्षय रोग का नहीं होगा, पोलियो का नहीं होगा और डिप्थेरिया का होगा खाली यहाँ पर, है ना। क्लियर है? ऑप्शन के अनुसार डिप्थेरिया। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या कहलाता है। दोस्तों कॉपर सल्फेट जो है इसका जलीय विलयन क्या कहलाता है। तो दोस्तों कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन यहाँ क्या कहलाता है, ये नहीं है क्वेश्चन दोस्तों, माफ कीजिएगा। कहता है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन जो है वो ऑप्शन के अनुसार जो है वो लिटमस पेपर पर कैसा असर डालता है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कहता है, हम लोग जानते हैं कि कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट जिसका फॉर्मूला क्या होता है CuSO4, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जो अगर देखा जाए इसका कैरेक्टर, इसका गुण जो होता है वो क्या होता है? एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक होता है, एसिडिक। कॉपर सल्फेट का जो गुण होता है वो एसिडिक होता है, यानी अम्लीय होता है। और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अगर कोई अम्लीय पदार्थ है तो उस पर लिटमस पेपर का कैसा असर पड़ेगा, ठीक है। अगर कोई अम्लीय विलयन है, एसिडिक सॉल्यूशन है, उसमें अगर हम लोग नीला लिटमस पेपर को डालेंगे, कैसा लिटमस पेपर? नीला लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा, ठीक है, यानी ब्लू लिटमस को रेड कर देता है कौन? एसिडिक सॉल्यूशन। तो कॉपर सल्फेट का विलयन जो है यानी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन वो कैसा बनेगा? एसिडिक बनेगा। तो ये नीला लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट कर देगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? नीले लिटमस को लाल कर देता है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है पौधे में या पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, ठीक है, जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है। तो आपका सीधा क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो किससे बनी होती है। तो दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि जितने भी पादप कोशिका होते हैं
उन कोशिका में एक भित्ति पाई जाती है, सबसे बाहरी लेयर होता है, उसे हम लोग कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। और ये कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज का बना होता है। किससे बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। आप इसे याद रखेंगे, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन, मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर मादा प्रजनन कोशिका का नाम जो है वो अंडा है। क्या है? अंडा, जिसको हम लोग अंडाणु भी बोल सकते हैं। ठीक है, मादा प्रजनन कोशिका का जो नाम है वो क्या है? अंडाणु या अंडा बोल सकते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग ओवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवम। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, ओवम, ओवम। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग इसको ओवम भी बोलते हैं, मादा प्रजनन कोशिका को। और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अगर देखा जाए नर प्रजनन कोशिका का अगर नाम पूछा जाए तो वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है शुक्राणु। क्या होता है? शुक्राणु, जिसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्म। तो ये बात आपको याद रखना चाहिए। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुबीजी फल नहीं है? बहुबीजी फल किसको बोलते हैं? जिसमें एक से अधिक बीज पाए जाएंगे वो बहुबीजी फल हो जाएंगे। तो यहाँ आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसके अनुसार से आप देख सकते हैं। तो पपीता में बहुत सारे बीज होते हैं, सेब इसमें भी बीज होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और अनार इसमें भी बीज होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यह देखिए क्या कहता है कि बहुबीजी फल नहीं है, तो मतलब उसमें एक ही बीज आपको मिलेगा, वो क्या होगा? लीची। ठीक है, लीची आप खाते देखते हैं, एक लीची में सिर्फ एक बीज होता है। क्लियर है? चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या होगा? देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? कौन सा विटामिन जो है वो हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाएगा, यानी कैल्शियम जो है उसका अवशोषण हमारे शरीर में बहुत अच्छे ढंग से होगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं इस विटामिन को विटामिन डी के नाम से। विटामिन डी के नाम से दोस्तों, विटामिन डी जो है वो हमारे शरीर में अपने आप बन जाता है यदि आप सनलाइट में, मतलब अपने शरीर को सनलाइट में अगर लाते हैं, तो सनलाइट की उपस्थिति में ये जो हमारा शरीर है वो विटामिन डी जो है वो खुद ब खुद बना लेता है। यानी विटामिन डी बोल सकते हैं हमारे शरीर में अपने आप बन जाता है। ठीक है, और विटामिन डी हमारे शरीर में जब होगा तो इसके कारण हमारे शरीर में कैल्शियम का अवशोषण अच्छा होता है। यानी आप कोई भी चीज़ कैल्शियम वाला चीज़ खाएंगे जिसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो उसमें तो भरपूर मात्रा में वो खाद्य पदार्थ में तो होगा ही, लेकिन वो कैल्शियम आपका शरीर जो है अवशोषित कर पाएगा कि नहीं। ठीक है, तो ये विटामिन डी जो है इसको सक्षम बनाता है। ठीक है, यानी आपके शरीर में अगर विटामिन डी नहीं है, आप कितनों भी कैल्शियम वाला चीज़ खा लें तो आपके शरीर में जो है कैल्शियम का मात्रा उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गया। ठीक है, इसीलिए हम लोग जानते हैं विटामिन डी की कमी जिसके शरीर में हो जाती है उसे हम लोग उस बीमारी को हम लोग रिकेट्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रिकेट्स के नाम से जानते हैं दोस्तों। और इसको सूखा रोग भी कहा जाता है। रिकेट्स को क्या बोला जाता है? सूखा रोग। और इसमें क्या होती है? हड्डियां कमज़ोर और मुलायम हो जाती है। और हम लोग जानते हैं कि हड्डियां कमज़ोर और मुलायम क्यों हो जाती है? क्योंकि कैल्शियम का अभाव हो जाता है। इसीलिए विटामिन डी की मात्रा हमारे शरीर में एक बहुत ही अच्छे लेवल का होना चाहिए। ठीक है, जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में ये विटामिन डी हमारे शरीर में खुद ब खुद बन जाती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर आपको ऑप्शन तो मैं बता दिया था, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही होगा, यानी विटामिन डी। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है पुरुष प्रजनन तंत्र के उस अंग की पहचान करें जो शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक ही मार्ग का निर्माण करती है। यानी कि पुरुष प्रजनन तंत्र का वह अंग जो शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक ही अंग काम करता है। तो ये क्या होगा दोस्तों? ये होगा मूत्र मार्ग। ये क्या होगा? मूत्र मार्ग। इसमें हम लोग देखते हैं मूत्र मार्ग जो होता है इसी के थ्रू जो है वो शुक्राणु का भी जो प्रवाह होता है और मूत्र का भी प्रवाह होता है, लेकिन ये दोनों का टाइमिंग अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। हाइड्रा प्रजनन करता है। दोस्तों हाइड्रा प्रजनन कैसे करता है? तो दोस्तों हाइड्रा जो प्रजनन करता है वो किसके कारण करता है दोस्तों? ये कौन से विधि से करता है? तो ये होता है मुकुलन द्वारा। ठीक है, ये क्या होता है? मुकुलन। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा? मुकुलन। दोस्तों हाइड्रा में क्या होता है कि मान लीजिए
ये जो है ये एक यहाँ पर ये हाइड्रा है, ठीक है, इस टाइप का कुछ हम बता देते हैं, ठीक है, ये हाइड्रा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर हाइड्रा अगर ये प्रजनन करेगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इसके शरीर में कहीं भी एक बड बन जाएगा, ठीक है, एक उभार आ जाएगा, एक छोटा सा उभार आ जाएगा, ठीक है, एक छोटा सा उभार आ जाएगा, एक छोटा सा उभार आ जाएगा इस टाइप का, है ना। और यहाँ से क्या होगा कि समय बीतते जाएगा, उसके बाद फिर ये क्या होगा, ये टूट करके जो है, ये टूट करके ये अलग हो जाएगा और एक नया हाइड्रा बन जाएगा, ठीक है। तो इस विधि को हम लोग बोलते हैं मुकुलन, ठीक है। तो हाइड्रा में जो है वो इसी प्रकार से जो है वो प्रजनन की क्रिया आगे चलती है। तो आपको ये याद रखना है कि हाइड्रा में जो प्रजनन की क्रिया होती है वो किसके द्वारा होती है, मुकुलन के द्वारा होती है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सो देखिए, कहता है खाली स्थान है, मांसल नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे धकेलती है, मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ धकेलती है, तो ये कौन सी मांसल नलिका है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है मूत्रवाहिनी। इसका राइट आंसर क्या है, मूत्रवाहिनी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आप अच्छे ढंग से याद कर लें। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हथेली पर रखने पर निम्न में से कौन सा पिघल जाता है। यहाँ पर दो तत्व का जोड़ा दिया हुआ है, दो तत्व का जोड़ा दिया हुआ है, आपको ये पहचानना है दोस्तों कि इसमें जो है वो कौन है ऐसे कि आप उसको हथेली पर भी रखेंगे ना तो वो पिघलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो बहुत कम होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है गैलियम और सीजियम। क्या है, गैलियम और सीजियम। ये गैलियम और सीजियम ऐसे तत्व हैं कि इसे अगर आप हाथ पर रखेंगे तो हाथ पर ही ये पिघलना शुरू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों एक क्वेश्चन और भी मैं आपको बताता हूं जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा तत्व है, धातु ग्रुप में है ये, यानी मेटल है, जिसको चाकू से केक के रूप में काटा जा सकता है, यानी केक की तरह उसको हम लोग काट सकते हैं। तो जनरली वो सोडियम, ठीक है, सोडियम को हम लोग क्या कर सकते हैं, चाकू से केक की तरह काट सकते हैं। ये इतना सॉफ्ट जो होता है, ठीक है, इतना सॉफ्ट होता है कि आप उसको चाकू से केक की तरह काट सकते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा, सो देखिए, कहता है मैनलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके, यहाँ खाली स्थान होगा, का आवर्धित स्वभाव माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब है ये कि मैनलीव का जो आवर्त सारणी है, ठीक है, मैनलीव का जो आवर्त सारणी है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि मैनलीव का जो आवर्त सारणी है उसमें तत्वों को किसके गुण के आधार पर जो है वो रखा गया है, ये आपका। तो यहाँ राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पिच ब्लेंड, ठीक है, पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। हेमाटाइट, ये जिसको हम लोग हीमेटाइट, यहाँ हेमाटाइट होता है दोस्तों, ठीक है, हेमाटाइट जो है इससे लोहा प्राप्त किया जाता है, आयरन प्राप्त किया जाता है, ठीक है। चूना पत्थर, आप इसका फॉर्मूला याद रख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर को जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग का अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है, तो ये मैं अपना पिछला वीडियोज में भी बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है दोस्तों, ये हो जाएगा किलोवाट घंटा, ठीक है, किलोवाट घंटा, ठीक है, किलोवाट घंटा, ये आप याद रखेंगे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है सड़कों गलियों को प्रकाशमय करने के लिए लगाए गए लैंपों को जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है दोस्तों, कौन से सिस्टम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। किस रूप में, समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, समांतर क्रम। समांतर क्रम में जोड़ने से क्या होता है कि सभी लाइटों में वोल्टेज एक जैसा मिलता है,
क्योंकि हम लोग जानते हैं समांतर क्रम में अगर कोई जोड़ते हैं, जैसे कहने का मतलब देखिए, समांतर क्रम कहने का मतलब इस टाइप का आपका हो जाएगा कि मान लीजिए कोई प्रतिरोध है, ठीक है, ये हमारा एक प्रतिरोध हो गया इस टाइप का, इसको हटा देते हैं। समांतर क्रम में कहने का मतलब एक इस तरह हो गया, ठीक है। तो यहीं से जो है वो दूसरा प्रतिरोध लगाया जाएगा इस टाइप का, एक और मान लीजिए लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा समांतर क्रम में। अब ये 3 प्रतिरोध है ना, ये तीनों में जो है वो वोल्टेज की मात्रा जो है वो एक जैसी मिलेगी, ठीक है, वोल्टेज जो है एक जैसा मेंटेन होगा, और जिसके कारण क्या होगा कि सभी लैंप जो है एक जैसे जो है वो चमकेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या देखें दोस्तों कि समांतर क्रम में लगाने पर सभी जो ये हम लोग लैंप देखेंगे कि वो एक जैसा जो है प्रकाश उत्पन्न कर पाएगा, क्योंकि सभी में वोल्टेज जो है वो एक जैसा मिलेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, समांतर क्रम, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैटरी, ठीक है, इसका राइट आंसर बैटरी होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं और ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के बीच में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों अब हम लोग इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।